हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आप लोगों की जो है क्लास सुपर टेट की मैं चला रही हूँ। आज हमारा बाल विकास का जो है अगला क्लास है। चलिए देखते हैं। ये है 5वां क्लास हमारा, वो 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। इसमें पहली हेडिंग है हमारी अधिगम या सीखना। अधिगम का अर्थ ही सीखना होता है। सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में या जीवन में परिवर्तन होता है। अगली हेडिंग है अधिगम सीखने। अधिगम सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं या सिद्धांत। अधिगम की आधुनिक वैकल्पिक अवधारणाओं को निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत और दूसरा है ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। वहीं पहला हेडिंग देखते हैं हम व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत। विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रियाएं होती हैं। इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के साहचर्य में उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या करना ही इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है हमारा इस प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत थॉर्नडाइक, वाटसन और पावलोव ने तथा स्किनर के अधिगम सिद्धांत आते हैं। अगला पॉइंट अगली हेडिंग हमारी ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। अधिगम का यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से सिद्धांतों के अंतर्गत वर्देमियर, कोलहर एवं लेविन के अधिगम का सिद्धांत आते हैं। अगली हेडिंग हम देखते हैं अपना थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसमें पहला पॉइंट है थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को 1898 तथा 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया था। उन्होंने सीखने के प्राथमिक व गौड़ नियमों का प्रतिपादन किया। तीसरा है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्राथमिक नियमों की संख्या 3 बताई है। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम। ये तीनों जो हैं और पहला पॉइंट है हमारा गौड़ नियम के। अगला पॉइंट है गौड़ नियम के अंतर्गत बहुरूपी अनुक्रिया, अभिवृत्तियां, तत्वों की शक्तिमत्ता, समान प्रक्रिया एवं सहचारी परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा ही समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इस सिद्धांत के आधार पर बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। अगला पॉइंट है इस सिद्धांत के आधार पर बार बार के अभ्यास से बालक की आदतों में सुधार किया जा सकता है एवं उसकी गलतियों को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है यह सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक होता है। अगली हेडिंग है हमारी वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये है इसमें पॉइंट है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक वाटसन एवं पावलोव थे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। अगली हेडिंग हमारी व्यावहारिक उपयोगिता। इसमें पहला पॉइंट है इस सिद्धांत के अनुसार बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा
किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। अगला पॉइंट है बालक में विशेष प्रकार की अभिवृत्ति के विकास में उपयुक्त सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं अपना, ये सिद्धांत बालकों के मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से उपचार में सहायक होता है। अगली हेडिंग है हमारी स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के अधिगम के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है और सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु सन 1930 में सफेद चूहों पर एक प्रयोग किया। अगला पॉइंट है सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान इत्यादि। अगली हेडिंग हमारी व्यावहारिक उपयोग। यह सिद्धांत पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने में सहायक होता है। इससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी होता है। दूसरा पॉइंट है छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप से तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों को मदद करता है। यह सिद्धांत अभिक्रमिक अधिगम में सहायक होता है। अगली हेडिंग हमारी कोलहर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। इन मनोवैज्ञानिकों में वर्देमियर, कोलहर, कोफ्का और लेविन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णतया या समग्रता के रूप में लेना। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोलहर ने एक प्रयोग किया। यह प्रयोग उन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपांजी बंदर पर किया था। पॉइंट देखते हैं अपना, कोलहर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा करता है और अंत में समस्याओं व उनसे संबंधित पहलुओं को समझकर उनका हल निकाल देता है। अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग हमारी कक्षा शिक्षण में व्यावहारिक उपयोगिता। यह इसमें पॉइंट है यह सिद्धांत बालकों के बौद्धिक विकास में उनकी सूझबूझ में सहायक होता है। यह सिद्धांत बालकों को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगली हेडिंग हमारी लेविन का अधिगम संबंधी सिद्धांत। लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना अथवा अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है अथवा पुरानी में परिवर्तन होता है। व्यक्ति के व्यवहार को समझने हेतु व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने तथा प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। इस सिद्धांत के 4 मुख्य तत्व हैं: शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार एवं अवरोध। अगला पॉइंट है हमारा क्षेत्र सिद्धांत। यह बताता है कि सीखना तभी सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। क्षेत्र सिद्धांत की
सहायता से शिक्षकों को शिक्षा अधिगम व्यवस्था के उचित नियोजन व्यवस्था तथा प्रबंधीकरण में सहायता मिलती है। तो देखते हैं अगली हेडिंग हमारी जो है क्या है, कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है। इसमें पॉइंट है, कुछ लिखे हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट, कार्ल रेंसम रोजर्स नामक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिकतम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा पॉइंट है हमारा, उन्होंने अधिगम को दो मुख्य प्रकारों, संज्ञानात्मक अधिगम तथा उन्होंने अधिगम को दो मुख्य प्रकारों में बांटा है। पहला है संज्ञानात्मक अधिगम तथा दूसरा है अनुभवजन्य अधिगम में विभक्त किया है। तीसरा पॉइंट है हमारा, उनके अनुसार संज्ञानात्मक अधिगम को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाए यह अपने आप में पूरी तरह निरर्थक ही होता है। इस अधिगम का आधार एवं प्रयोजन मात्र ज्ञान की प्राप्ति ही होती है। अगला पॉइंट है हमारा, शब्द ज्ञान, गणितीय ज्ञान, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं की जानकारी आदि इसी प्रकार के अधिगम के अंतर्गत आता है। अगली हेडिंग हमारी, व्यावहारिक उपयोगिता। यह सिद्धांत अधिगम उचित रूप से लाभदायक एवं सकारात्मक अधिगम परिस्थितियों के आयोजन में सहायक होता है। अगला पॉइंट है हमारी, इसकी सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।